जज साहब ने जैसे ही फैसला सुनाने के लिए पेन उठाया, तभी कोर्ट में एक फटे हाल बूढ़ा नौकर चिल्लाया, रुक जाइए सरकार, असली मुजरिम इस कटघरे में नहीं बल्कि आपके सामने खड़ा है। अदालत में बैठे हर शख्स की सांसें थम गई, जिसे सबने पागल समझकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आज वही बूढ़ा अपने हाथ में एक ऐसा सबूत लिए खड़ा था जो इस केस की पूरी बाजी पलटने वाला था। क्या एक मामूली नौकर शहर के सबसे बड़े रईस जादे के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, या दौलत के नशे में चूर अहंकार सच्चाई का गला घोट देगा? यह कहानी है विश्वास, धोखे और उस न्याय की जो देर से ही सही लेकिन आता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अगर आप भी मानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए इस जज्बाती सफर की शुरुआत करते हैं। बनारस के मशहूर कपड़ा व्यापारी सेठ धर्मदास जी का नाम पूरे शहर में बड़े आदर से लिया जाता था। उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी, लेकिन कहते हैं ना कि दिए के नीचे ही अंधेरा होता है। सेठ जी का इकलौता बेटा विक्की अय्यासी और बुरी संगत में पकड़ पड़ चुका था। सेठ जी की उम्र को हो चली थी, इसलिए उन्होंने अपने वफादारी मुनीम राधे श्याम को कारोबार की एक बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। राधे श्याम पिछले 30 सालों से सेठ जी के यहाँ काम कर रहे थे। विक्की को यह बात हमेशा खटकती थी। उसे लगता था कि जिस गद्दी पर उसका हक है उस पर एक नौकर क्यों बैठा है। एक दिन विक्की ने एक गहरी साजिश रची। उसने राधे श्याम को रास्ते से हटाने और पिता की नज़रों में उसे गिराने का पूरा प्लान बना लिया। एक रात जब सेठ जी शहर से बाहर गए हुए थे, विक्की की तिजोरी से 50 लाख रुपए और पुश्तैनी जेवर निकाल लिए और उन्हें राधे श्याम के घर के पिछवाड़े तुलसी के चबूतरे के नीचे गाड़ दिया। अगली सुबह होते ही घर में कोहराम मच गया। पुलिस बुलाई गई। विक्की ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए पुलिस को कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो पहले ही शक था। कल रात मैंने राधे श्याम काका को एक थैला लेकर चुपके से बाहर जाते हुए देखा था। पुलिस ने राधे श्याम के घर की तलाशी ली और विक्की की निशानदेही पर वह साड़ी रकम और जेवर बरामद कर लिए। राधे श्याम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सेठ धर्मदास के पैर पकड़ लिए। मालिक, मैंने आपको अपने पिता समान माना है। मैं ऐसा पाप सपने में भी नहीं कर सकता। यह कोई साजिश है मालिक। लेकिन सबूत चिक चिक कर गवाही दे रही थी। सेठ धर्मदास का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। राधे श्याम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर में थू थू होने लगी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मामला अदालत में पहुंचा। विक्की ने शहर का सबसे महंगा वकील किया ताकि राधे श्याम को कड़ी से कड़ी सजा मिले और वह हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। राधे श्याम के पास अपनी बेगुनाही का साबित करने के लिए कोई पैसा न था, न कोई वकील। उन्हें सरकारी वकील मिला था जिसने केस की फाइल तक ठीक से नहीं पढ़ी थी। अदालत का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। विक्की कटघरे के बाहर खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वह सोच रहा था कि आज का दिन उसकी जीत का दिन होगा। सरकारी वकील ने अपने हथियार डाल दिए थे। जज साहब, जस्टिस सक्सेना और सारे गवाहों और सबूतों को देख चुके थे। राधे श्याम की पत्नी और बेटी कोर्ट के कोने में एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। विक्की ने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा, योर ऑनर, इस आदमी ने हमारे भरोसे का कत्ल किया है। मेरे पिताजी ने इसे अपने परिवार का सदस्य माना और इसने हमारी पीठ में खंजर घोंपा। मैं चाहता हूँ इसे ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कोई भी नौकर अपने मालिक के साथ गद्दारी करने की न सोचे। जस्टिस सक्सेना ने चश्मा ठीक किया। उनका अनुभव कह रहा था कि राधे श्याम के चेहरे पर जो पीड़ा है वह किसी अपराधी की नहीं हो सकती, लेकिन कानून तो सबूत मांगता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फैसला सुनाने के लिए अपनी कलम उठा ली। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। यह हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां चुनकर लाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। कोर्ट में सन्नाटा छाया हुआ था। राधे श्याम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इष्ट देह को याद करने लगी। तभी दरवाजे पर एक जोर की आवाज हुई, ठहरिए जज साहब, अनर्थ मत कीजिए। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर बिरजू खड़ा था। बिरजू सेठ धर्मदास का घर का पुराना माली था। 70 साल का बूढ़ा जिसकी कमर झुक चुकी थी और जिसे घर के लोग पागल और सनकी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह अक्सर पेड़ों और पौधों से बातें करता रहता था। विक्की ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, ये पागल यहाँ कैसे आ गया? गार्ड्स, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। लेकिन बिरजू अपनी लाठी टेकते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी मैली कुचैली धोती की गांठ खोली और उसमें से एक छोटा सा टूटा हुआ मोबाइल फोन निकाला। बिरजू ने कांपती आवाज में कहा, जज साहब, मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ और शायद लोग मुझे पागल भी कहते हैं, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। उस रात में बगीचे के आम के पेड़ पर चढ़कर सो रहा था क्योंकि नीचे मच्छरों ने परेशान कर रखा था। तभी मैंने छोटे मालिक विक्की भैया को देखा। विक्की चिल्लाया, बकवास बंद कर बुड्ढे, यह नशे में है। योर ऑनर, इसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। जज साहब ने हथौड़ा बजाया। शांति। बिरजू, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। और यह फोन किसका है? बिरजू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यह फोन मेरे पोते का है। वो अक्सर इसमें वीडियो बनाता रहता है। उस रात जब विक्की भैया तिजोरी के सामान निकालकर बगीचे की तरफ जा रहे थे तो मुझे लगा कोई चोर है। मैंने पेड़ से ऊपर से ही यह वीडियो बना लिया। अंधेरा था लेकिन फ्लैश लाइट की रोशनी में सब साफ दिख रहा था। कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। जज साहब ने फोन कोर्ट क्लर्क को दिया और उसने बड़ी स्क्रीन पर चलाने का आदेश दिया। विक्की के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसका गला सूखने लगा। स्क्रीन पर वीडियो चला। वीडियो हिल रहा था लेकिन दृश्य साफ था। विक्की अपने हाथों में नोटों की गड्डियां और जेवर की पोटली लिए बगीचे की तरफ रास्ते राधे श्याम के घर की तरफ जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, वीडियो में विक्की किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज गूंजी, हाँ, आज काम तमाम हो जाएगा। कल सुबह पुलिस आएगी और राधे श्याम अंदर, फिर सारी जायदाद अपनी बुढ़े को पता भी नहीं चलेगा। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट रूम में कानाफूसी शुरू हो गई। सेठ धर्मदास, जो अब तक अपनी लाठी के सहारे चुपचाप बैठे थे, गुस्से से कांपने लगे। वह अपनी जगह से उठे और विक्की के पास जाकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया।
तू है तुझ पर, तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है। तूने न सिर्फ चोरी की बल्कि उस इंसान को फंसाया जिसने तुझे अपनी गोद में खिलाया था। सेठ जी की आवाज़ भर्रा गई थी। विक्की घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा, उसका अहंकार, उसकी चालाकी, सब उस एक वीडियो के सामने चकनाचूर हो गए थे। बिरजू माली जिसे वह कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था, आज वही उसका काल बन गया था। जस्टिस सक्सेना ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन इस बार वह फैसला बदल चुका था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, यह अदालत राधे श्याम को बाइज्जत बरी करती है और विक्की धर्मदास को अपने ही घर में चोरी करने, झूठे सबूत गढ़ने और एक निर्दोष को फंसाने के जुर्म में 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। राधे श्याम कटघरे से बाहर आए और सीधे बिरजू के गले लग गए। दोनों की आंखों में आंसू बह निकले। राधे श्याम ने कहा, बिरजू काका, आज आपने मुझे नई जिंदगी दी है। अगर आप ना होते तो मेरा परिवार तो जीते जी मर जाता। बिरजू ने अपने टूटे हुए दांतों से मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैं पागल जरूर हूं पर नमक हराम नहीं। मैंने हमेशा देखा है कि आप कैसे हम गरीबों की मदद करते हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कोर्ट के बाहर जब राधे श्याम, सेठ धर्मदास और बिरजू निकले तो नज़ारा देखने लायक था। सेठ जी ने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर राधे श्याम से माफ़ी मांगी। उन्होंने ऐलान किया कि अब वे उनके कारोबार में राधे श्याम 50% के हिस्सेदार होंगे और बिरजू, सेठ जी ने बिरजू के लिए एक पक्का मकान बनवाया और उसके पोते की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अक्सर हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे समाज में छोटे ओहदे पर होते हैं, चाहे वह माली हो, नौकर हो या कोई गरीब मजदूर। विक्की ने भी यही गलती की थी। उसने सोचा कि एक पागल माली उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन वह भूल गया था कि सत्य को छुपाने के लिए आप चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी कर लें, सच की एक छोटी सी किरण उस दीवारों को गिराने के लिए काफ़ी होती है। इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है। विक्की सगा बेटा होकर भी कपटी निकला और बिरजू पराया होकर भी अपने मालिक की इज्जत और सच के लिए जान की बाजी लगा गया। आज के कलयुग में बिरजू जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और क्या क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने मुसीबत के वक्त बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ दिया हो? हमें कमेंट करके अपने अनुभव जरूर बताएं। कहानी को समाप्त करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छाई बांटने से बढ़ती है। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक नए जज्बात के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए और हमेशा सच का साथ दीजिए। जय हिंद।